चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज कोहरा बहुत ज़्यादा है और शायद इसी वजह से नेटवर्क के इश्यूज चल रहे हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। हम लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि हम पेशेंट को कितना भी समझाए कैंसर के बिहाफ पर, पेशेंट का एक अलग ही सोच होता है। उसको लगता है कि आपके ट्रीटमेंट के बाद में मैं एकदम दुबला पतला हो गया हूँ, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है ना। लेकिन आप यहाँ जब उसको समझाते हो कि भाई साहब आपकी जो मैलिग्नेंसी की जो लास्ट स्टेज है, लेटर स्टेज है, जिसमें कैचेक्सिया और इन्फेक्शन दोनों साथ में होता है ना, इम्यूनिटी लो हो जाती है। और इस कंडीशन में जब देखोगे मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड जो सिंड्रोम्स होते हैं, उस सिंड्रोम्स के पूरे ग्रुप को हम कैचेक्सिया कहते हैं। यानी कैंसर के द्वारा एक पेशेंट की डेबिलिटेशन डेवलप होना, कमजोरी डेवलप होना दोस्तों, और उसके कारण स्टारवेशन होना, यानी वो व्यक्ति भूखा रहना शुरू कर देता है दोस्तों, है ना। स्टारवेशन से कैचेक्सिया रिजल्ट होता है, डेवलप होता है दोस्तों। यही कारण है आपको घबराना नहीं है, आपको यहां पर अपना दिमाग लगाना है कि पर्सन बहुत वीक हो गया, पर्सन बहुत वास्टेड हो गया, पर्सन बहुत ज्यादा एडिकेट एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के कारण, अन्य बहुत सारी कमजोर करने वाली कंडीशन के कारण, ज्यादा पेन के कारण कैंसर और मेटास्टेसिस के साथ पाया जा रहा है। इसी वजह से डेबिलिटेड पेशेंट्स में इन्फेक्शन के साथ साथ आप जब देखोगे दोस्तों, इन्फेक्शन के कारण इमीडिएट डेथ कॉज हो जाती है। ये मेन रीजन होता है ना। अब अपना दिमाग लगाइए कि मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव आना है ना। आप अपना दिमाग लगाइए कि यहां पर गैंग्रीनल फूड या ऑर्गेनो बूस्टर का सपोर्ट आपको D10 से देना है ना। लेकिन यहां पर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है और इम्यूनिटी बढ़ाकर न्यूट्रिशन देना है, ताकि बॉडी में, उसकी ऑर्गन में जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो स्ट्रांग हो, उसकी बॉडी में हेल्दी स्टेट में वो चला जाए दोस्तों, है ना। अगर ये हो गया तो आप 20 साल तक पेशेंट को बचा के रख सकते हो, है ना। आपको करना क्या है ना, आपको याद रखना है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत सारे मॉडर्न साइंस के डॉक्टर मैसिव एंटीबॉडीज का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं दोस्तों, है ना, तब भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। याद रखना, जो आपके सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो डेथ ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, है ना, मैगेट्स वगैरह देखो कैंसर में डेवलप हो जाते हैं, है ना। जान नॉर्मली कहां पर, माउथ पे या नोज में जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, ऐसे पेशेंट में इन्वेड होते हैं, उनमें आप हमेशा देखिए न्यूमोनिया मिलेगा, सेप्टिसीमिया यानी ब्लड में इंफेक्शन मिलेगी, आप देखो एब्सेसेस मिलेंगे, और ये मेन कारण होते हैं जो डेथ को कॉज करते हैं। हम इसीलिए यहां इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन के बिहाफ पर हम यहां बोलेंगे कि इसमें आपको पॉजिटिव मेडिसिन का उपयोग करना है। याद रखना, ट्यूमर अंडरलाइन कॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहां कैंसर है ना। ट्यूमर जब किसी भी इंफेक्शन के लेवल पर, ज्यादातर मोस्ट जो टर्मिनल कैंसर्स होते हैं, ऐसे पेशेंट में डेथ को इमीडिएट कॉज कर देता है ना। ट्यूमर हुआ, ट्यूमर में एब्सेस हुआ, मैगस डेवलप हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, और उसके तुरंत बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसीलिए यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी की जो एफिशिएंसी है, उसी के कारण दोस्तों फंगाई, ईस्ट,
है ना। ये प्राय वो एजेंट होते हैं दोस्तों जो टर्मिनल इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी यहां पर फंगस और ईस्ट वो कारण होते हैं जिसके कारण वहां पर इन्फेक्शन होकर उस पेशेंट की डेथ होती है, न कि कैंसर से। याद रख लेना मेरी बात को। और यही कारण है, ये क्लियर होता है कि यदि कैचेक्सिया कंट्रोल हो जाए तो हम पेशेंट को यूजफुल लाइफ, लंबा या प्रोलॉन्गेशन कर सकते हैं। दोस्तों माइंड कर लीजिएगा इस एक वर्ड को। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बिहाफ पर, आयुर्वेद होम्योपैथ के बिहाफ पर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यदि हम उसकी कैचेक्सिया को, यानी उसके दुबला पतला, उसके जो कंडीशन वर्स हो रही है उसको कंट्रोल कर लें तो याद रखना दोस्तों बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कंट्रोलर होता है वो होता है दोस्तों क्लोरोफिल वाली सब्जियां, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित चीजें, ठीक है। जूसेस, यानी एनर्जी जो खाने में, जूसेस के लेवल पर खाने में, चबाने में मेटाबॉलिक प्रोसेस के एनर्जी वेस्ट हो रही थी, हम उसे सिंपल फॉर्म के एनर्जीज के रूप में वहां प्रोवाइड कराएं, जैसे नारियल पानी, है ना। बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होगा दोस्तों। दूध हल्दी, है ना, लेकिन दूध से बनी चीज अच्छी नहीं होती, इसलिए केवल हल्दी। आप कुरकुमा लौंगा बना लीजिए, आप वहां पर हल्दी का अर्क बना लीजिए, इलेक्ट्रोमेपैथ में भी मिलता है, आप एम आचार्य सर से बुला लीजिए। अब वहां पर 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप यहाँ पर लिटरली, है ना, एक मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के लेवल पर बात करते हैं जो कि होस्ट को वहां पर, याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा भूखा कर देता है ना। फीटस यूट्रस में मैटरनल ओरिजिन की जितनी भी मेटाबॉलिक रिसोर्सेस के साथ में वहां पर दोस्तों प्रायोरिटी को अपीयर करता है। अर्थात आप देखते हो कि मां के यूट्रस में जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो ज्यादातर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस बच्चे के लेवल पर हो जाती है, वो बच्चा करने लगता है, मां के शरीर में कम होता है ना। इसी प्रकार से यहां पर डिपेंडेंसी हो जाती है, अर्थात न्यूट्रिशन के लिए और इसके कारण डेवलपिंग मदर के दो डेथ को कॉज कर देता है ना। याद रख लेना दोस्तों, यदि कैंसर होता है तो इसीलिए यहां पर ये आपको बेसिकली समझना है कि कैचेक्सिया संभवतः एक यहां पर पेरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, यानी आपके कैंसर के परिणाम स्वरूप डेवलप होने वाला। इसीलिए जापानीज साइंटिस्ट ने इस पे बहुत रिसर्च की है दोस्तों, और जापानीज साइंटिस्ट ने ये बताया है कि यहाँ पर मैलिग्नेंसी के जो ट्यूमर के द्वारा सिक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन की प्रेजेंस होती है, होस्ट की पॉइजनिंग में सबसे बड़ा रिजल्ट उन्हीं का होता है। यानी जो ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो हार्मोन बन रहे हैं वो हार्मोन या तो बहुत एक्सेसिव बन रहे हैं या बहुत कम बन रहे हैं, और इसी के वजह से दोस्तों उनका जो है वहां पर डेथ जो होता है, पॉइजनिंग जो होती है, वो इसी के कारण होती है ना। तो आप यहाँ पर बहुत समझदार हो, आपको यहाँ पर पता है कि आपको बैलेंस कैसे करना है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं मल्टीविटामिन 1 और 2, ठीक है। आप मल्टीविटामिन 1 और 2 का प्रयोग करना मत भूलिएगा। इससे जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बाहर जाएगा, जितना भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होता है वहां पर रुकेगा दोस्तों। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है कि कौन सा मॉलिक्यूल डायरेक्टली वहां पर कैचेक्सिक कंडीशन को डेवलप करता है। अर्थात यहां पर केवल इतना सार बताया जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आईजी आईजीएम जो आप पढ़ते हो ना, याद रखना ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है, और इसीलिए हम इसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहते हैं, है ना। याद रखना टीएनएफ, मैंने पहले भी बताया आपको कि टीएनएफ कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो, है ना। यदि आप ऐसे पेशेंट्स में जब इसको एडमिनिस्टर करते हो दोस्तों तो कैचेक्सिया के बहुत सारे फीचर को ये प्रोड्यूस कर देगा, है ना। यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के एब्सेंस के वजह से ये कंडीशन वहां पर डेवलप हो रही है ना। और यही कारण है दोस्तों, टीएनएफ एक वैरायटी की इंफ्लामेटरी सेल्स के द्वारा सिंथेसिस होता है, यानी एक इंफ्लामेटरी सेल्स है वहां से टीएनएफ सीक्रेट हो रहा है दोस्तों, जो किसी न किसी तरह मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स के द्वारा एक्टिवेटेड होता है। याद रख लेना, ये जब प्रेजेंट होगा तो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स के द्वारा वहां प्रेजेंट होगा, इसीलिए टीएनएम कैचेक्सिया को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए उस ट्यूमर सेल्स के कारण पर्टिकुलर कैचेक्सिया डेवलप होता है, ये प्रूफ होता है। आपके मेडिसिन से या आपके कहने से पेशेंट के शरीर में कैचेक्सिया नहीं होता है, ये क्लियर कट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा आप, है ना। कारण हमने देख लिया कि कहां पर है, इसीलिए मैं डायरेक्टली कहता हूं पेशेंट को कि ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है इस ट्यूमर के वजह से हो रही है, आपकी और मेरे वजह से नहीं हो रही है। अब आपका काम है आपको यहां पर उसे कहना है कि ऐसी कंडीशन जो यहां पर सबसे तेजी से इस टीएनएफ के लेवल को रिड्यूस करे वो हमें बताइए, है ना।
तो जो आयुर्वेदिक रिसर्चर्स है वो कहते हैं यदि पपीते के पत्ते की चाय पिएंगे तो ये कंडीशन नहीं आएगी, यदि एक गिलास गर्म पानी में आधा कद्दूकस नींबू निचोड़ कर पिएंगे सुबह तो ये कंडीशन नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, याद रखना। कैंसर डेथ का प्री डिस्पोजिशन कॉज होता है जबकि इन्फेक्शन इमीडिएट कॉज होता है। याद रखना, कैंसर डेथ का प्री डिस्पोजिशन कॉज होता है जबकि इन्फेक्शन इमीडिएट कॉज होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ट्यूमर्स रैपिडली ग्रो करते हैं दोस्तों, और वे, याद रखना, वेस्कुलर हिमोरेजेस या तो ट्यूमर से या जो बॉडी कैविटी है वहां पर स्वयं ट्यूमर में ये कंडीशन डेवलप कर जाते हैं दोस्तों, है ना। बहुत छोटे छोटे उदाहरण है, आपको जरूर बताना चाहूंगा जो इसकी बात को साबित करते हैं। एसाइटिस, ठीक है, आपने देखा होगा एसाइटिस में जो एब्डोमिनल फ्लूइड होता है दोस्तों, जो कुछ कैंसर पेशेंट में डेवलप होता है ना, वो ब्लड टिंक्ड होता है, वहां पर उसमें ब्लड पाया जाता है दोस्तों, और कभी कभी विजिबली ब्लड होता है दोस्तों, आपको बिल्कुल सामने ब्लड दिखाई देता है ना। एग्जाम्पल के लिए हिपेटोसेल्युलर जो ब्लीडिंग होती है लीवर के लेवल पर, है ना, एक तरफ ट्यूमर पोर्टल वेन में इन्वेट करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन से वीनस बैक फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करता है दोस्तों, और ये डिस्टेंट, आप जब आप आगे की तरफ पीछे की तरफ जाते हो दोस्तों, वेन्स कैपिलरी में एक बैक प्रेशर को कॉज करता है। इसीलिए कैपिलरीज में कभी भी बैक प्रेशर पाया नहीं जाता, लेकिन जब बैक प्रेशर डेवलप होता है वो रप्चर होकर दोस्तों ब्लीड करना शुरू करती है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी, यहां पर भी अगर प्रेशर पाया जाएगा तो प्रेशर यहां पाया नहीं जाता है, बहुत कम पाया जाता है। उससे एक्स्ट्रा प्रेशर जब वहां क्रिएट होता है तो कैपिलरी बस्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी इतनी मजबूत नहीं होती, कैपिलरीज पतली होती है। यही कारण है दोस्तों, जब आप ट्यूमर के द्वारा नॉर्मल लीवर के डिस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि लीवर कोगुलेशन फैक्टर का मेन सोर्स होता है, जो ब्लड को जमाने की प्रक्रिया होती है ना, उसका मेन सोर्स लीवर होता है दोस्तों, और इसीलिए नॉर्मल लीवर सेल्स के लॉस के कारण ब्लड क्लॉटिंग का एडवर्सली अफेक्शन आपको देखने को मिलता है, उसके ठीक विपरीत एक्शन आपको देखने को मिलती है। इसी के कारण दोस्तों पेशेंट में अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग से सफर होते हुए देखा जाता है पेशेंट को, है ना। और यही कारण है दोस्तों, प्राय ज्यादातर ये एब्डोमिनल कैविटी में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जब आपको ये पता है कि ऐसा होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी कैंसर के पेशेंट में, तो आपका जो प्रोटोकॉल होता है यहां पर न्यूट्रिशन के बिहाफ का, जिस ऑर्गन के लेवल पर कैंसर है उसमें L1B को लगा दीजिए। जैसे मान लो लीवर का कैंसर हम बात कर रहे हैं, आप S5L1B लगा दीजिए, या S5C10L1B लगा दीजिए, या C10 ऑर्गेनो बूस्टर उधर दीजिए, S5L1B लगा दीजिए D4 के लेवल पर, ठीक है, और वहां ऑर्गेनो बूस्टर को आप वहां लगा दीजिए। अब आपको पता है आपको पोटेंसी क्या देना है, डायल्यूशन क्या देना है ना, आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर आप जब डायल्यूशन सिलेक्ट करोगे तो पहला प्रोटोकॉल आपको न्यूट्रल में देना है D5 में, और जो नेगेटिव में देना है वो आपको यहां पर देना है दोस्तों। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो यहां पर इसको 10th में चले जाओ, 10th से ब्लीडिंग बंद करके नीचे आते चले जाओ, आपके पेशेंट को वहां पर रिलीफ हो जाएगा और वहां पर परमानेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, एक ब्लीडिंग टेंडेंसी ल्यूकीमिया के साथ पेशेंट में होती है दोस्तों, है ना। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर का जो पेशेंट होता है ना, उसमें टिपिकली नजर आता है, यानी नॉर्मल बोन मेरो की डिस्ट्रक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। याद रखना, आपके बोन मेरो में डिस्ट्रक्शन हो रहा ल्यूकीमिया में, है ना, तो अब हिमेटोपोइटिक सेल्स की एक मैलिग्नेंट डिसीज होती है दोस्तों, है ना। यही कारण है ल्यूकेमिक पेशेंट हमेशा ब्लीड करता है। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट को प्रोड्यूस नहीं करती दोस्तों, है ना, ये याद रखना। ये क्या करेगा, प्लेटलेट जो पेशेंट में प्रोड्यूस होता है उसको प्रोड्यूस नहीं करती है ना, बहुत आवश्यक होती है दोस्तों ब्लीडिंग को रोकने के लिए, है ना। इसीलिए एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में वो फेल हो जाता है, उसमें प्लेटलेट प्रोड्यूस। तो आपको प्रोटोकॉल क्या करना है, मैं ल्यूकीमिया का भी प्रोटोकॉल आपको क्लियर बता दिया हूं कि यहां पर S3 याद रखना, या सीधा आप कह लो C3 याद रखना पहली मेडिसिन, C13 दूसरी मेडिसिन, क्योंकि बोन मेरो के लेवल पर काम करना है ना। चौथी मेडिसिन यहां पर स्पाइनल कॉर्ड पे C4 जरूर अप्लाई कराइएगा, S5 C4 A1 L1 L1 WE को सेकंड डायल्यूशन में, है ना। याद रखना एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है आपको, यहां पर दोस्तों A2L1B का प्रयोग करना ही करना है। यहां पर ल्यूकीमिया में RE-Y का प्रयोग करना है ताकि स्टिमुलेशन हो, सेल्स का प्रोडक्शन हो और वाई उसको रिलैक्स करे, है ना, उसकी जो प्रोसेस है ज्यादा बनने को उसको रिलैक्स करे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बैक्टीरियल इंफेक्शन के लेवल पर अब आप जाओगे तो ल्यूकीमिक पेशेंट भी
रिपीटेड इन्फेक्शन से सफर करता है। आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, याद रखना, पर्याप्त ल्यूकोसाइट नहीं होती, डब्ल्यूबीसी पर्याप्त नहीं होती दोस्तों जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ सके, है ना। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि जितने भी ल्यूकीमिया के पेशेंट का आपको ट्रीटमेंट करना है, इन्फेक्शन वहां पर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट में मोस्ट कॉमन इरिटेबल जो कंडीशन इमीडिएट डेथ कॉज करने की होती है वो वहां पर होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति का इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति अगर आपने स्ट्रांग कर दी, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेशेंट की इमीडिएट डेथ नहीं होती है। याद रख लेना इस बात को। कैचेक्सिया और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आपने डेवलप कर दी। दुनिया का कोई भी केस कैंसर का होता है वो हम लोग, इसीलिए आप देखो आयुर्वेद, होम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, सिद्ध साइंस, योगा ये क्या कर रहा है ना। क्यों हमें इतने रिजल्ट मिले, हमें सबको यहां पर साथ में लेना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन के साथ योग और डाइट को लेते हैं, है ना। हम जब इसको चलते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से कई डॉक्टर्स इस लेवल पर मास्टर हो चुके हैं जो बहुत इजीली इस प्रकार के कैंसर को सर्वाइव कर जाते हैं। तो मेनली ये मुद्दा ये है कि कैंसर में कैचेक्सिया और इन्फेक्शन का कितना बड़ा रोल है मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हो तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन होता है, यानी क्या कैंसर पेशेंट मेटास्टेसिस के साथ पुनः रिग्रेशन करके वापसी कर सकता है ना। याद रखना, नहीं। यद्यपि स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ट्यूमर बायोलॉजी का एक फॉल्ट होता है। ट्यूमर का जो बायोलॉजी आप देख रहे हो उसका एक फॉल्ट डेवलप हो रहा है ना। आप समझ जाओ तो बहुत है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है ना। यानी आपने एक बार कैंसर से किसी को मुक्त कर दिया, दोबारा रेयरली होता है। लेकिन अगर वहां ट्यूमर का फॉल्ट हो गया तो याद रखना दोस्तों, क्योंकि इस बात पर कम साइंटिस्ट फोकस करते हैं, अटेंशन बहुत कम लोगों की होती है दोस्तों, है ना। आप में से भी कई लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। याद रखना ये एक स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में एक बॉडी जो न्यूरोब्लास्टोमा के साथ इन्वॉल्व होता है दोस्तों, यानी नर्व का, याद रखना, है ना। उसे डिसीज की प्रोग्रेसिव स्टेज के कारण मरने के लिए घर भेज दिया गया था। याद रख लेना दोस्तों, यानी इस डिसीज की जो प्रोग्रेसिव स्टेज है उसमें उसको कह दिया जाओ यार आप तो घर जाओ, अब आप नहीं बच सकते, है ना। आप सरप्राइज को इमेज करिए कि वो इंडिविजुअल अब एक टीनेजर है और एक इन्फ्लॉम्ड अपेंडिक्स के साथ में वहां पर पाया गया, है ना, जिसे आपने ऑपरेशन करके रिमूव किया जा चुका है, आपने निकाल दिया। जब सर्जन ऑपरेशन कर रहे थे तो एब्डोमेन के एक्सप्लोरिंग के दौरान उन्हें न्यूरोब्लास्टोमा के एविडेंस को देखा और साथ ही साथ पेरिटोनियल कैविटी में मल्टीपल स्मॉल ट्यूमर को पाया, है ना। याद रखना दोस्तों, ये गैंग्लियोनिक न्यूरोमा में इन्वॉल्व होता है दोस्तों, यानी एम्ब्रियो में न्यूरोब्लास्ट जो कंडीशन होती है नॉर्मल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूरोब्लास्ट ऑफ सेल्स के लेवल पर देखते हो, है ना, ये गैंग्लियनल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, गैंग्लियास में डेवलप हो जाती है और गैंग्लियास का ट्यूमर डेवलप करती है। अर्थात कहने का यह मतलब है यदि आपने किसी कैंसर का ऑपरेशन करके छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कुछ समय बाद वहां पर अगर कोई कैंसर सेल्स उसी प्रकार की मौजूद है, वो वहां पर न्यूरोब्लास्टोमा के लेवल पर एक अलग सेल्स के रूप में वहां पर गैंग्लियनिक या न्यूरो पर्टिकुलर सेल्स के लेवल पर वहां पर डेवलप हो जाती है। और इसीलिए यहां पर सारा जो कंडीशन होता है अप्रोक्सीमेटली उसी के आधार पर डेवलप हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अपेरेंटली जब आप इस चीज को देखते हो, इस पर्टिकुलर केसेस में सभी न्यूरोब्लास्ट सेल्स मैलिग्नेंट होती है ना। अब जब सब मैलिग्नेंट है तो आप देखो जहां जाएगी वहां पर फैलेगी, है ना। गैंग्लियोनी न्यूरोमा सेल्स बेनाइन में डिफरेंशिएट हो जाती है, वहां पर लगता है कि ये बेनाइन है लेकिन है मैलिग्नेंट, है ना। यही कारण है दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना है कि पेशेंट की एक प्रूव मैलिग्नेंसी जो मैलिग्नेंसी है वो यहां पर सहज झूठ जाती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब यहां मैलिग्नेंसी नहीं है। सभी मैलिग्नेंट सेल्स की डिफरेंशिएशन के द्वारा यहां पर एविडेंस होता है, कोई एक सेल का डिफरेंशिएशन के द्वारा आप वहां पर एविडेंस नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल सेल्स के बारे में जानना होगा और वहां पर मल्टीपल बायोप्सीज कराना पड़ेगी, तब वहां डिफरेंशिएट कर सकते हो दोस्तों, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, जितने भी स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन के केसेस होते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा कि पूर्व में क्या था, अभी क्या है और लेटेंट स्टेज में क्या हो सकता है। कैसे करोगे? जिसमें पैथोलॉजिकल मेथड के द्वारा डायग्नोस हाईली मैलिग्नेंट को इनक्यूरेबल ट्यूमर कंप्लीटली डिसअपीयर होते हुए देखते हो दोस्तों, है ना। ये मैकेनिज्म अननोन है कि यहां पर ये कैसा फैला,
पता ही नहीं है। लेकिन जब पता लग गया दोस्तों, तो ट्यूमर, जितने भी इम्यूनोलॉजिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं दोस्तों कि एक इम्यून या होस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म के द्वारा रिजेक्ट होने के कारण ये यहाँ पर इस रूप में पाया गया है। यानी आपके इम्यून सेल्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये बेनाइन सेल है, ये परिवर्तित हो गया है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इसको नहीं मारना। लेकिन बाद में पता चला कि ग्रोथ फैक्टर की तेजी से बढ़ते हुए नॉलेज के साथ में ऐसा पॉसिबल हो जाता है दोस्तों, है ना। परंतु इमेजिंग नहीं कर सकते आप दोस्तों, है ना। ऐसा ट्यूमर नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर से रिस्पॉन्सिव होता है दोस्तों, है ना, नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर से। यही कारण है दोस्तों, इसके डिसअपियरेंस को कॉज करने वाला जितना भी चेलॉन्स एक कंडीशन होती है दोस्तों, है ना, वो यहां पर डेवलप हो जाती है। तो जितने भी नॉन इम्यूनोलॉजिक फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा मैलिग्नेंट प्रोसेस की रेगुलेशन के बेसिस पर कभी कभी डायरेक्टली बता दिया जाता है कि यहां पर जो भी स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है डॉक्टर, अन्यथा मैक्सिमम केसेस में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि क्यों आया, है ना, क्योंकि वो न्यूरोब्लास्टोमा के लेवल पर ग्रोथ कर गया है, यानी वहां पर बॉडी मैलिग्नेंसी को बेनाइन बता रही है ना। ऐसे पेशेंट यदि उन्हें स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन होता है दोस्तों तो रिलीफ मिल सकता है, ऐसा नहीं कि रिलीफ नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन वो ट्रीटमेंट को इग्नोर कर देते हैं, है ना। ये ट्यूमर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर एक्सेप्शन होता है जो उसे किल कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता, अंदर के अंदर पूरा न्यूरोलॉजिकली किल होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑल कैंसर केयर बूस्टर ड्रॉप हर महीने 1 डोज जरूर दीजिए। जिनको कैंसर है हर महीने 1 डोज जरूर दीजिए, उन्हें स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन नहीं होगा। याद रख लेना, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन नहीं होगा। अगर स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हुआ तो पता नहीं चलेगा, ठीक भी होगा तब भी अंदर न्यूरोब्लास्टोमा के केसेस डेवलप होते हैं और बहुत ब्रिलियंटली पेशेंट की डेथ को करते हैं, पता ही नहीं चलता, अंदर के अंदर खोखला करके इमीडिएट पेशेंट की डेथ हो जाती है ना। कारण ही नहीं ढूंढ पाते हो आप, कैचेक्टिक इन्फेक्शन होता जाएगा और अचानक वहां पर डोरमेंसी के रूप में डेवलप हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है, कई एमबीबीएस डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद मैं आपको डोरमेंसी बता रहा हूं। डोरमेंसी का मतलब होता है कि कैंसर सेल आपके बॉडी में पड़ी हुई है, सुस्तावस्था में, नींद की अवस्था में, अभी जागी नहीं है वो, है ना। हमारे शरीर में इनएक्टिव मैलिग्नेंट सेल्स वहां पर लर्किंग यानी छुपी रहती है। आपको और मुझे भी कैंसर है, याद रख लेना मेरी बात को, आपको और मुझे भी कैंसर है, लेकिन हमारी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म के डेंड्राइटिक और इम्यूनो जितनी सेल्स होती है वो सारी सेल्स उनको ढूंढ ढूंढ के मार देती है ना। याद रखना दोस्तों, लेकिन एक 60 साल का ओल्ड मैन जिसकी केवल एक आंख थी, है ना, मैं उदाहरण सहित बता रहा हूं आपको, है ना, इसके साथ में ये इनॉर्मसली इनलार्ज लीवर उसको प्रेजेंट रहा, पूरे लाइफ में प्रेजेंट रहा दोस्तों, है ना। ट्यूमर कैचेक्सिया का एक एक्सपेक्टेशन होता है दोस्तों, है ना। उसकी हिस्ट्री लेने में पता चला कि आइस 3 साल पहले ही मिलेनोमा के कारण रिमूव कर दिया गया था, यानी आंखों का ट्यूमर था उसको, और मिलेनोमा जब डेवलप हुआ तो आइस को रिमूव कर दिया गया था। बायोप्सी में यह देखा गया दोस्तों कि जो आइस से रिमूव, है ना, मिलेनोमा था, उसी टाइप का मिलेनोमा के सेल्स लीवर में पाई गई, यानी वो लीवर में जा चुकी थी दोस्तों, है ना। और लीवर में जा चुकी थी दोस्तों तो याद रखना, यहां पर ये माना जाता है कि मेलेनोमा लीवर में मेटास्टेसाइज हो चुका था। और यहां पर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों कि मिलेनोमा और जो मिलेनोमा के सेल्स है जो मेटास्टाइड हुई वो लीवर में कई सालों तक पड़ी रही थी, किसी भी अननोन एजेंट्स के द्वारा वहां पर दोस्तों वो रिएक्टिवेटेड हो जाती है ना। इसलिए कई साल तक वहां प्रेजेंट रही, केवल उसको लीवर की कंप्लेंट होती रही कि मेरा लीवर बढ़ा हुआ, दूसरे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स वहां पर उसको इंडिकेट नहीं करते रहे कि उसको ये कैंसर था, है ना। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है दोस्तों, जब इसकी पूरी हिस्ट्री की डिस्कस मैंने करी तब वहां पर पता लगा कि जब तक उसको पता लगा तब तक लीवर के माध्यम से मेटास्टेसिस मल्टीपल ऑर्गन्स में हो चुका था। अचानक वहां पर मैगेट्स बनने लगे और पर्टिकुलरली उसकी पूरी बॉडी में एब्सेसेस हुए, मैगेट्स बने और पेशेंट की डेथ हो गई, है ना। एक मोर कॉमन एग्जांपल बताता हूं, एक 45 ईयर ओल्ड वुमेन जिसका ब्रेस्ट का एक एडिनोकार्सिनोमा था दोस्तों, उसको सर्जरी किया गया, रेडिएशन किया गया, कीमो किया गया, रेडिकल मोस्टेक्टोमी के द्वारा रिमूव कर दिया गया दोस्तों। इस ऑपरेशन में ब्रेस्ट के साथ जितने भी अंडरलाइंग मसल्स थे, आर्म पीट के कंटेंट के सभी को, यहां पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं सभी को रिमूव कर दिया गया था दोस्तों। इस
ऑपरेशन में ब्रेस्ट के साथ अंडरलाइंग मसल्स के साथ पूरा जो मटेरियल निकाला गया दोस्तों, 10 साल तक पेशेंट बहुत अच्छा रहा, है ना। उसके बाद एक पी साइज का नोडुल्स लगभग 4 mm डायमीटर का, वहां पर याद रखना एनुअल एग्जामिनेशन के दौरान जो मैस्टेक्टॉमी किया गया था वहां पर स्कार के रूप में डिस्कवर हो गया दोस्तों, है ना। ये प्रूव हो जाता है कि पूर्व में कैंसर था वही है, और कुछ मंथ के बाद पेशेंट में ये वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस के रूप में वहां पर डेवलप हो जाता है ना। आप जब लाइवली देखते हो ना प्रत्यक्ष रूप से, तो कुछ सेल मैस्टेक्टॉमी के समय में वहां पर जब निकाला जाता है, इंसीज किया जाता है, वो आपकी ब्लड और लिम्फ के माध्यम से अंदर रह जाती है दोस्तों, है ना। और लगभग 10 साल तक डोमिनेट रहती है आपकी बॉडी में, पता ही नहीं लगता है कि आपको वो सेल्स मौजूद है। उस समय तक जब मैलिग्नेंट फिनोटाइप रिएक्टिव हो जाता है, इसका जो मैलिग्नेंट टाइप फिनोटाइप, यानी जब ये वहां पर कम क्वांटिटी में तो आपको कुछ नहीं करेगी, लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो मेरा दबदबा है, मेरी चलेगी आपकी नहीं चलेगी, है ना। भले आप ईमानदार हो, आपको काट पीट के वो खत्म कर देगी, है ना। तो मैलिग्नेंट फिनोटाइप जब वहां रीएक्टिवेटेड होता है ना दोस्तों, तब वो रीअटैक करती है, तब वहां पर बचाना मुश्किल हो जाता है। यानी सेल का बिहेवियर नॉर्मल न्यूप्लास्टिक रहता है, ये सबसे बड़ी चीज यहां पर देखने को मिलती है। और उनका एक दूसरे के साथ जो इंटरकनेक्शन होता है दोस्तों, या इंटर रिएक्शन होता है, और जो एनवायरमेंटल और ग्रोथ फैक्टर के साथ में वहां पर रिएक्शन होता है, वो आपको धीरे धीरे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा, है ना। डॉर्मेंसी का एक एक्सपेरिमेंटल जब मॉडल डेवलप किया गया दोस्तों, तो याद रखना फिशर और फिशर ने 1967 में यहां पर इसको डेवलप किया था, है ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि ट्यूमर सेल्स के लार्ज नंबर को रेट्स के पोर्टल वेन में जब इंजेक्ट किया गया, चूहों के लेवल पर प्रैक्टिकल किया उन्होंने, है ना, तो उन्होंने देखा कि उसमें मैसिव लीवर मेटास्टेसिस हो गया, है ना, और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर एकमात्र ऐसा आपका पार्ट है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, खाने को पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी लीवर में ग्लूकोजन ग्लाइकोजन सब मिलता है, इसीलिए लीवर के मेटास्टेटिक सेल्स जितनी भी होती है, वो मतलब जितनी भी कैंसर सेल्स होती है मेटास्टेसिस होती है लीवर में, है ना। और इसीलिए जब केवल वहां पर केवल 50 सेल्स को इंजेक्ट किया गया दोस्तों, तो पोर्टल ट्रैक में एनिमल्स ट्यूमर फ्री रूप में सर्वाइव करता रहा, और जब सर्जिकली उसको एग्जामिन करते हैं दोस्तों, तो कोई भी साइन ट्यूमर के नहीं दिखाई देते हैं। यानी एनिमल क्लोज करके पुनः ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, तो कुछ वीक के सर्जरी के बाद एनिमल लीवर में ट्यूमर सेल्स के ओवरग्रोथ के कारण उसकी डेथ होती हुई देखी गई। अर्थात ये प्रूव हुआ कि एक बार, ये मॉडर्न साइंस नहीं मानता, लेकिन ये प्रूफ हुआ कि अगर एक बार आपने कैंसर को छेड़ दिया, तो आप देख लीजिए कुछ समय बाद सर्जरी के या बायोप्सी के बाद एबनॉर्मल रूप से फैलता है, और उसके बाद तुरंत पेशेंट की ओवरग्रोथ के, जो ट्यूमर सेल्स के ओवरग्रोथ के कारण उसकी इमीडिएट डेथ हो जाती है दोस्तों, है ना। कुछ ट्यूमर सेल्स लीवर में ही रहते हैं, जो रिपेयर प्रोसेस के ग्रोथ हार्मोन के द्वारा लीवर में एक्टिवेटेड हो जाते हैं, है ना। और इससे क्लियरली इंडिकेट होता है दोस्तों कि ये हीलिंग प्रोसेसेस के कारण, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन के कारण डोरमेंट सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ना, जो डोमिनेट करती है वहां पर उसको स्टिमुलेट करता है। इसीलिए यहां पर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराइए, और यहां इंफेक्शन और कैंसर के लिए नेगेटिव मेडिसिन दीजिए। आप देखिए कितनी तेजी के साथ में वहां पर आपके ऑर्गन में ताकत आती है, और ये कंक्लूजन निकलता है कि कैंसर सेल नेसेसरीली अनरिस्पॉन्सिव नहीं होती है ना। यहां पर ऑटोनोमस सेल्स होती है, यानी वो खुद पे कंट्रोल खुद का रखती है, दूसरों पे बात नहीं करती है, इसीलिए कुछ इन्वायरमेंटल के रिस्पांस के कारण रिस्पांस देती है। यानी आप इन्वायरमेंट ही बदल दो ना, आप उसे इतने अच्छे इन्वायरमेंट में रखो जहां उसको शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध हरे पत्तेदार सब्जियां मिल रही है, शुगर कंटेंट की पाइपलाइन कटी हुई है ना, वहां पर हर चीज उसके बॉडी में एक डिफेक्टिव मैकेनिज्म को और इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड दे रहा है। आप देखो दोस्तों, इंटेंसिव फूड करोगे ताकि न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, रेगुलेशन को वहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप इसको आइडेंटिफाई कर लो कि यहां पर इसकी स्टेज किस रूप में, क्या इसको छेड़ा गया है, अगर नहीं छेड़ा गया तो किस रूप में ये काम कर रहा है, वो सारी चीजें जब आप यहां पर इनिशिएट करते हो, रिजल्ट आपको उसी के लेवल पर देखने को मिलता है। बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट देखा गया है दोस्तों इसका, और इसके रिजल्ट ही आपको दर्शाते हैं कि हाँ वाकई में आपने जो काम किया है बहुत ही सॉलिड काम आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है।
ये चीजें जब आप टेबल प्रैक्टिस में इनिशिएट करते हो ना, तब मिलता है ना। दूसरी बात, लास्ट 2 टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बेस्ट चीज होती है इनिशिएशन, यानी कैंसर का जो डेवलपमेंट होता है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। अब मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है यानी कार्सिजनेसिस की स्टेजेस होती है, इनिशिएशन होता है, लेटेंसी होती है, प्रोमोशन होता है, प्रोग्रेशन होता है। एक मैलिग्नेंसी के फॉर्मेशन में सब सीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, है ना। इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें जो कार्सिनोजेंस होते हैं डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। इसीलिए मैं कहता हूं वेन को 1000 में सबसे पहले देना चाहिए। एक रैपिड प्रोसेस होती है दोस्तों जो परमानेंटली सेल्स को अल्टर कर देती है। तो सबसे पहले डीएनए में म्यूटेशन को रोकिए, परमानेंट अल्टरेशन को सेल्स का रोक दीजिए। जैसे ही रोकेंगे, यही चीज मैं बार बार हाइपोटेंसी के लेवल पर कहता हूं ना, वो इसीलिए कहता हूं दोस्तों। याद रखना, इनिशियल सेल्स सुटेबल इन्वायरमेंट के एब्सेंस में ट्यूमर में डेवलप नहीं होती है। याद रखना, जो इनिशिएटेड सेल्स है जिनमें कैंसर का प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है, सुटेबल इन्वायरमेंट के एब्सेंस में उसको सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। अगर वो नहीं है, आप याद रखना, ट्यूमर में डेवलप नहीं होती है ना। इसे हम लेटेंट सेल्स कहते हैं, है ना, लेटेंट सेल्स कहते हैं। यदि इन्वायरमेंट में प्रोमोटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो सेल्स का प्रोलिफरेशन है ना, वहां पर आपको याद रखना प्रिफरेंशियली स्टिमुलेटेड करते हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके और मेरे जैसे डॉक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोमोटिंग एजेंट्स हैं उनके इफेक्ट रिवर्सिबल होते हैं, उनको आप रिवर्स कर सकते हो दोस्तों। और यदि यहां पर प्रोमोटर को रिमूव कर दोगे तो इसके परिणाम स्वरूप सेल के एक्सपेंडिंग क्लोन का डिसअपीयरेंस हो जाता है। और यदि वहां पर प्रोमोटर रिप्लाइड किया जाता है दोस्तों, तो ये रिपेयर हो जाता है, यानी उसको आप हटा भी सकते हो, उसको वहां ला भी सकते हो। यही कारण है दोस्तों, जो सेकेंड स्टेप होती है प्रोग्रेशन ऑटोनोमस स्टेट में इवेंट्स के द्वारा कैरेक्टराइज के रूप में होती है, सामने आती है, और इस समय इफेक्ट रिवर्सिबल नहीं होता है दोस्तों। याद रख लेना, अगर आपने कैंसर के पेशेंट ने एक बार ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद रोक दिया, फिर 4-6 महीने बाद नहीं यार मैं उस डॉक्टर के कहने में वहां चला गया था और फिर आपके पास आए, तब वो कंडीशन रिवर्सिबल नहीं होगी। ऐसे केसेस को हैंडल नहीं करना। अगर करना है तो क्लियरली बोल देना, अब बहुत कम चांसेस है कि आप, क्योंकि यहां पर आपने एक माहौल बनाया बॉडी के अंदर जो उसके फेवर में था, लेकिन वो इधर उधर चला गया। आपका फेवर जब कम हो गया तो याद रखना आपकी बॉडी में वो फेवर कंडीशन के खिलाफ भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, है ना, जो आज प्रकृति में देखने को मिल रहा है। इसलिए लेटेंसी के समय का वो पीरियड होता है दोस्तों जो एक कार्सिनोजन के एप्लीकेशन और एक ट्यूमर के अपीयरेंस के बीच में होता है। यानी ये कार्सिनोजन आपके बॉडी में आया, है ना, डेवलप कर रहा है, और उसके बाद में कुछ समय के बाद आपको बॉडी में ट्यूमर नजर आ रहा है ना। ये दोनों के बीच का समय लेटेंसी कहलाता है दोस्तों। लेटेंसी के दौरान नंबर ऑफ सेल जो कार्सिनोजन के द्वारा इनिशिएट होता है, जो कि एक जेनेटिकली प्रोग्राम कंडीशन होती है दोस्तों, यानी मैलिग्नेंट फिनोटाइप के लिए ये वो समय है जब आपको अटैक करना चाहिए। यानी ये इनिशिएशन स्टेम सेल्स के नॉर्मल से आप न्यूप्लास्टिक में चेंजेस के डिटर्मिनेशन को कह रहे हो आप, यानी एक स्टेम सेल से आपकी कैंसर सेल डेवलप हो गई, है ना। किंतु ये इनिशिएटिंग सेल्स अपनी जो जितनी भी फेलो स्टेम सेल्स होती है ना, उससे डिफरेंशिएशन अपीयर नहीं कर पाती है। यानी ये स्टेम सेल्स यहां पर इसने कैंसर को डेवलप किया और बाकी के स्टेम सेल्स इससे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगी दोस्तों। और यही कारण है, इसका मतलब है मैलिग्नेंसी की जो इसकी स्टेम सेल्स है वो यहां पर रिमेकलेबली लाइक डिटर्मिनेंट होती है, यानी वो डोमिनेंस हो जाती है, और यहां पर एम्ब्रियो में अनडिफरेंशियल नॉर्मल स्टेम सेल्स के जैसे होती है। यानी स्टेम सेल्स का प्रयोग यहां पर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यदि उसी एम्ब्रियो का आपने स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखा है, जब कैंसर सेल होता है तो इस स्टेम सेल्स के द्वारा रिप्लेस करके कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत इजीली कर सकते हो दोस्तों, है ना। इनमें एक चेंज रिक्वायर्ड होता है जो इनकी पोटेंशियल और प्रोलिफरेटिव डिफरेंशिएशन को क्रिएट करता है कि ये कितनी तेजी से कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहां सेल्स को प्रोलिफरेट करती है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप एक नॉर्मल सिचुएशन में लेटेंट कैंसर सेल को अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में देते हो तो केवल मैग्नेलिक फिनोटाइप में एक्सप्रेस करते हो आप दोस्तों। इसलिए याद रखना बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो आवश्यक होते हैं यहां पर, यानी एम्ब्रियोनिक फिनोटाइप एज वेल एज मैलिग्नेंसी वंस को एक्सप्रेस करने में कुछ समय के बाद, स्पेशली यहां पर जब आप उसको प्रोमोटर कर रहे हो,
उस प्रोमोटर के एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर इनिशिएट जितनी भी सेल्स होती है मैलिग्नेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस करना प्रारंभ कर देती है और इसी कारण से ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैंसर डेवलप हुआ है। तो दोस्तों ये था कैंसर का पूरा टॉपिक और इसी वजह से मैंने आपको बार बार बताया है कि किसी भी ऑर्गन के लेवल पर जब आप कैंसर के लेवल पर ट्रीटमेंट करेंगे आपको ये सारा विस्तार से आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अगर ये माइंड में सेट हो गया ना तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको कैंसर के लेवल पर उसकी वाइटिलिटी बढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैंसर को क्योर कर सकते हो, है ना, कैंसर क्योर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैंसर में वाइटिलिटी बढ़ाकर उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप बहुत ही लंबे समय तक वहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जब किसी कैंसर का ट्रीटमेंट बताऊंगा तब आपको सारे 1 बाय 1 प्रोटोकॉल, ऑल कैंसर केयर बूस्टर, है ना, आज मैं उनके बेसिस डाल दूंगा, आप लोग प्रिपेयर करके रखिए और इसको बनाना शुरू करिए। दोस्तों ये बहुत काम की चीज है आपके लिए, इसको बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। मैं अपनी टेबल प्रैक्टिस में, मेरे यहाँ जो लोग आ चुके हैं वो देखते हैं, मैं अपनी टेबल प्रैक्टिस में खास तौर से संजय सर, सुनील सर, पाटिल सर जो महाराष्ट्र में, जिनके मैं महीने में एक दिन विजिट करता हूँ, 50 से 70-80 पेशेंट कैंसर के और डिफरेंट डिसीजेस के देखता हूँ, तो उनको वो रिजल्ट वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कई हमारे मलिका मैम हैं, कई हमारे जो कलीग्स हैं जो इस प्रकार के प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्रोसिस। कैंसर को अलग रख दीजिए, नेक्रोसिस एक अलग चीज है ना। आपने एवेस्कुलर नेक्रोसिस का नाम सुना होगा, यहां समझ लीजिएगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोल दोगे आप गारंटी से कि हाँ साहब मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, नेक्रोसिस में सेल की अनकंट्रोल्ड और अनप्रोग्राम्ड डेथ होती है। याद रखना, किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो कितने दिन जिंदा रहेगी, है ना। तो नेक्रोसिस में सेल की अनकंट्रोल्ड और अनप्रोग्राम डेथ होती है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल डैमेज के कारण होता है ना। यानी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने और एक्सपेक्ट नहीं किए करने के बावजूद वहां पर डैमेज हो रहा है, इसे हम सेल का मर्डर कहते हैं दोस्तों। यानी आप यहां पर सेल का मर्डर कर रहे हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेल्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा किल हो रही है, इंट्रा सेल्यूलर नहीं। जो बाहर से जो चीज आना चाहिए उसके लेवल पर न्यूट्रिशन आना चाहिए, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्रूट के माध्यम से न्यूट्रिशन नहीं आ रहा दोस्तों, है ना। अर्थात नेक्रोसिस के बाद डेड सेल से जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं, है ना, जो कि नेबरिंग टिश्यूज को डैमेज करते हैं, उनको इन्फ्लाम कर देते हैं। पास के जितने भी टिश्यूज होंगे उनको डैमेज कर देंगे, उनको इन्फ्लाम कर देंगे। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है जो आपको यहां पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। जब आप नेक्रोसिस को पूर्ण रूप से समझते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि आपके बॉडी में नेक्रोसिस का काज क्या है ना। नेक्रोसिस का कॉमन कॉज होता है या तो इंजुरी होना, या इन्फेक्शन होना, या इन्फ्लामेशन होना, या इन्फेक्शन होना, यानी ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना, कैंसर होना, है ना। याद रखना दोस्तों, याद रखना, कैंसर और नेक्रोसिस दोनों फिजिकल और केमिकल इवेंट्स के द्वारा ही होते हैं। यानी आपके बॉडी में नेक्रोसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा, दोनों फिजिकल और केमिकल इवेंट्स के द्वारा ही होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, मान लो कहीं आप बहुत ज्यादा हीट से ग्रसित हो गए, बहुत ज्यादा रेडिएशन से आप ग्रसित हो गए, बहुत ज्यादा सीवियर बड़ी ट्रॉमा की इंजुरी हुई है, आपको हाइपोक्सिया हो गया, यानी ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत लो क्वांटिटी में गया है ना, वहां पर किसी न किसी प्रकार का टॉक्सिन का एक्सपोजर उस पर्टिकुलर पार्ट पर ज्यादा है, आप मान के चलो वो पार्ट को आप डैमेज कर चुके हो, आप नेक्रोसिस को जनरेट कर चुके हो दोस्तों। तो जो नेक्रोसिस होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है दोस्तों, जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होता है। आप जब एक छोटी सी कंडीशन देखते हो तो ये आप यहां पर देखते हो दोस्तों, आप लेग्स में देखते हो ना, कई बार आपको नजर आता है यहां पर इस प्रकार के स्पॉट बन गए, आपकी उंगलियों में नजर आता है इस प्रकार के स्पॉट बन गए। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ है ना, यहां पर ब्लड फ्लो कम हो गया, आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना है,
आप बहुत इजीली ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हो दोस्तों। एक्सटर्नल में स्पेशल ऑयल का अप्लाई कराओ और साथ में इंटरनल में याद रखना दोस्तों, यहां पर आपको ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी आपको लगता है कि नीचे की तरफ ज्यादा है ना, S1A1RE है ना, सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है S1A1RE, बहुत तेजी से इसको ठीक करेगा है ना। लेकिन यहाँ पर सेल का भी डैमेज हुआ है, यहाँ पर बहुत सीवियर डैमेज हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा डैमेज फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में, है ना। या सीधे दे दो गैंग्रीनल फोर्ट सुपर, ठीक है, गैंग्रीनल फोर्ट सुपर दे दो, या अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अभी प्लस पॉइंट नहीं पड़ा है ऑर्गेनोबूस्टर C3 दे दो। यहाँ पर A1 का 1000 बहुत अच्छा काम करता है, 3 डोज दे दीजिएगा, है ना। बहुत तेजी से ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहा है ना ब्लड का, ये कैपेसिटी हटा देगा, गंदगी साफ करेगा, और साथ में यहाँ S1A1RE को पॉजिटिव दे दो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है ना। आप कॉमन कॉज देख लिया, इसीलिए आपको समझ में आ गया कि हाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप नेक्रोटिक प्रोसेस देखते हो तब आपका प्रोटोकॉल क्या होगा, है ना। अब आप डिसाइड करना कि नेक्रोसिस की प्रोसेस में जब ये हो रहा है तो आपका प्रोटोकॉल क्या। नेक्रोसिस के कारण सेल का स्ट्रक्चर और एक्टिविटी का लीथल डिस्ट्रप्शन हो गया, याद रखना सेल के स्ट्रक्चर का। तो अगर ये अर्ली स्टेज में है तो सीधा ऑर्गेनोबूस्टर C1 देना, है ना, सीधा C1 के लेवल पर आ जाना, ठीक है। याद रखना जानलेवा विघटन या टूटना होता है, यहाँ की जो सेल्स होती है बिल्कुल मर जाती है दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना यहाँ पर नेक्रोसिस प्रोसेस के दौरान सेल्स में कैरेस्टेटिक चेंजेस हो जाते हैं, है ना, जिसकी एक पूरी सीरीज पाई जाती है कि यहाँ पर सेल में क्या क्या कैरेस्टेटिक चेंजेस हो रहे हैं। उसी सीरीज के बिहाफ पर ऑर्गेनोबूस्टर का सिलेक्शन करना या डायरेक्ट आपको जो मेडिसिन देना है कि मुझे यहाँ C1 इन्वॉल्व करना, C2 करना, C3 करना, क्या इन्वॉल्व करना, वो मेडिसिन आपको देना है ना। सबसे पहले सेल में स्वेलिंग हो जाती है ना। जब सेल में स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, इसके कारण सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है दोस्तों, यानी मेम्ब्रेन में बहुत सारे होल उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जब सेल आप बोल रहे हो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वहां पर ढकी हुई रहती है ना। तो जब सेल के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होगा तो वहां पर सेल का साइज बढ़ेगा। अब सेल का साइज बढ़ा तो जो पोर्स है वो क्या छोटे ही रह जाएंगे, डिफरेंट आप नजर आएगा कि वहां पर पोर्स बढ़ गए और मेम्ब्रेन से बहुत सारे छोटे छोटे होल हो गए, जिससे सारा मटेरियल वहां से लीकेज हो गया। और यही वजह है दोस्तों कि यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगा, यानी इंट्रासेल्युलर कंटेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लीक होकर आ गए, है ना। सेल के अंदर जितने मटेरियल थे यहाँ पर सारे मटेरियल यहाँ पर लीक होकर आ गए। तो भाई कौन कौन से मटेरियल थे जो इंट्रासेल्युलर कंटेंट थे, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जहां पर ये पाया जा रहा उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लीक होकर आ गए, है ना। तो याद रखना जितना भी इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट होता है अल्टर्ड हो जाता है, यानी सेल के अंदर का एनवायरनमेंट अल्टर हो गया। याद रखना सेल के अंदर का एनवायरनमेंट अल्टर हो गया। अब उस एनवायरनमेंट को आपको करेक्ट करना है ना। आप करेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है कि साइटोक्रोम सिस्टम होता है, सेल के अंदर एक पूरा सिस्टम वर्क करता है ना। अगर सेल के अंदर वो सिस्टम पूरा वर्क करता है तो आपको उसके पूरी प्रोफाइल पता होना चाहिए कि मैं यहां कैसे और क्यों और कब कौन सी मेडिसिन ऐड करूं तो मैं बहुत इजीली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बिहाफ पर इस पेशेंट को क्योर कर सकता हूं, है ना। याद रखना इसी कंडीशन में जब यहां पर इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर का एनवायरनमेंट वहां अल्टर हो गया तो बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयन डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य ऑर्गेनेल्स के द्वारा रिलीज हो गए। यानी यहां पर बढ़ क्या गया, कैल्शियम आयन जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर थे, है ना, अन्य ऑर्गेनेल्स के लेवल पर कैल्शियम स्टोर था, वो यहां से रिलीज हो गया, ठीक है। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन का ड्रास्टिकली मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ड्रास्टिकली इफेक्ट होता है। और इसीलिए इंट्रासेल्युलर कंपाउंड में प्रोटीन की एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। यही कैल्शियम होता है जो प्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था। लेकिन यहां पर इसी कैल्शियम के बाहर निकल जाने के कारण सेल्स में प्रोटीन की जो एक्टिविटी होती है वो प्रभावित हो जाती है ना। वो काम नहीं कर पाती सेल, प्रोटीन वहां पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाती दोस्तों। यही कारण है कैल्शियम आयन भी टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज करने को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। हाँ ठीक है यार, टॉक्सिसिटी पैदा करो, है ना। जिससे क्या होता है,
यहां पर जब बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है दोस्तों, तो इससे यहां इसमें मौजूद जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो बहुत तेजी से एक्टिवेटेड हो जाता है। अब यहां पर लाइसोसोमल एंजाइम का काम नहीं था, लेकिन लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो गए। अब लाइसोसोमल एंजाइम जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स आए हैं, इन्हीं सेल्स के जितने भी कंपोनेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड में आए, उनको डिग्रेडेट कर देता है, यानी अपने ही कंटेंट को डिग्रेडेशन कर रहा है दोस्तों। कम कर देगा, गिरा देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, जो आप समझो, है ना। और सेल पूर्ण रूप से अलग हो जाती है। सेल यहां पर लाइसोसोम के डिग्रेडेशन को देखते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को अलग कर लेती है, और इसी के परिणाम स्वरूप सेल की डेथ हो जाती है ना। भाई सेल को भी काम करने की जरूरत है ना, लेकिन सेल काम कब करेगी? जब उसके ऑर्गेनेल्स उसका साथ देंगे। सारे ऑर्गेनेल्स तो बाहर आ गए, है ना, और लाइसोसोम से जुड़ के फेगोसोम बना के फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड के लेवल पर डैमेज कर दिया गया। ये देखिए आप, तब ऐसी कंडीशन में सेल उससे अलग हुई तो सेल कहां जिंदा रहने वाली है ना। याद रखना, सेल मर जाएगी दोस्तों। यही कारण है, जब आपको ये चीज समझ में आ गई, इसी के कारण इसके प्रोडक्ट ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, है ना, अलग की हुई सेल से, जिसे नेबरिंग सेल्स के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है। याद रखना, यहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल के अंदर बचे हुए थे, जो सेल अलग हुई, वो वहां से अलग की हुई सेल से, जिसे नेबरिंग सेल्स के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है। यानी जितने जरूरी तत्व होते हैं, ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। जितने भी बॉडी का तत्व है जो बहुत हेल्दी स्टेट में है, और वो नेबरिंग सेल, उसी के पास में उसी के जैसी सेल्स जो है, उस पर्टिकुलर जितने भी आपके उनके पार्ट्स हैं, उनको इंजेस्ट कर लेता है दोस्तों। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, इसीलिए यहां पर ये सारी प्रोसेस आपको नजर आ रही, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि सेल्स में ऐसा हुआ है तो करना क्या है आपको, है ना, आपको हील करना है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करना है ना, और जो लाइव सेल्स मौजूद है, जो पास के सेल्स है, क्योंकि इसका सबसे बेटर इफेक्ट नेक्रोसिस का नजर आता है कि सेल्स तो डैमेज हो गई, लेकिन उस सेल्स के डैमेज होने के कारण जितना भी टॉक्सिन रिलीज होता है, जितने भी केमिकल रिलीज होते हैं, आसपास की जो नेबरिंग टिश्यूज होते हैं उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, है ना। ये जो अफेक्ट करते हैं ये बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, कि जब यहां पर सेल में अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, यहां पर उनका श्रिंकेज होता है, सेल का साइज श्रिंक होने लगता है, वहां से इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होकर ये जो इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं बाहर आने लगते हैं, और ये ऑर्गेनेल जब बाहर आते हैं तो लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इसको डैमेज कर देता है। यहां पर ये ऑन्कोसिस होता है, ये ऑन्कोसिस में सेल का जो है जो स्वेलिंग होना शुरू होता है, और स्वेलिंग होने के कारण दोस्तों ये देखो पोर्स बड़े हो गए, और बड़े होकर सारा मटेरियल बाहर आ गया, ठीक है। और यही कारण है इन्फ्लामेशन शुरू होगा, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो गई, ये नेक्रोसिस का लेवल होता है। तो अब आपको मालूम है कि इन तमाम प्रक्रियाओं के लिए गैंग्रीनल फोर्ट सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारा ऑर्गेनो बूस्टर भी पता है कि उसी लेवल पर बना हुआ है। अगर प्राइमरी स्टेज है तो C1, अगर टिश्यू के लेवल पर स्वेलिंग वाली स्टेज है तो ऑर्गेनो बूस्टर C2। यदि यहां पर बहुत सारे लिगामेंट्स टेंडन्स के लेवल पर प्रॉब्लम नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं मसल्स और टेंडन तक पहुंच गई है, स्वेलिंग पूरी बॉडी में डेवलप होने लगा है, तो आपका ऑर्गेनोबस्टर C3। इसीलिए मैं कहता हूं ऑर्गेनोबस्टर C3 और गैंग्रीनल फोर्ट दोनों साथ में दे दो, बहुत तेजी से हीलिंग हो जाती है। अगर हार्ड हो गया है, अभी यहां आपको नजर आ रहा है कि C4 का इंपॉर्टेंट कितना है, यानी C4 बाहर रिलीज हो गया इसलिए प्रॉब्लम है। तो यहां पर जब आप कहते हो कि यार इस कंडीशन को मुझे पकाकर फोड़ना है, तो आप तुरंत ऑर्गेनोबस्टर C4 को D5 में दे दो, ये पका पुकू के फाड़ के बाहर निकाल देगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम यहाँ सीधे ऑर्गेनोबस्टर C5 का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि जब नेक्रोसिस डेवलप हो रहा है, उसका इफेक्ट पास के सेल पे क्या हो रहा है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। नेक्रोसिंग सेल के साथ आसपास स्थित जितनी भी टिश्यूज है ना, डेड सेल के ब्रेकिंग डाउन प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। जितना भी डेड सेल का ब्रेकिंग, जो तोड़ के उसको नष्ट कर दिया गया था ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, जैसे एर्किडोनिक एसिड, है ना, याद रखना एर्किडोनिक एसिड, वो यहां पर सबसे पहले रिलीज होता है दोस्तों, है ना। यहां पर बहुत सारे मटेरियल्स जो ऑर्किडोनिक एसिड सराउंडिंग टिश्यू के साथ में जब वहां कनेक्ट करता है तो
प्रॉपरली इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करता है, तुरंत यहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज हो जाती है दोस्तों। यही कारण है इस रीजन में कैपिलरीज का डायलिटेशन हो जाता है और वहां पर लोकल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है जो हमें इस पूरे चैप्टर के बाद हमको पढ़ना है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो हम लोग इसके बाद में इसकी स्टडी करेंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है कि जैसे ही नेक्रोसिस हुआ, आप देखो कैपिलरी के नेटवर्क में ये देख रहे हो आप, है ना। यहां पर आपने देखा कि कैपिलरी का डायलिटेशन हो गया और वहां पर लोकल ब्लड फ्लो बढ़ गया। आप देखो लोकल ब्लड फ्लो वहां पर बहुत ज्यादा हो गया, आपको एडॉप्ट कराना है, इसलिए मैंने A1 का 1000 बोला था, याद है आपको। यहां पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई और इसी के कारण टिश्यूज में टिपिकली रेडनेस डेवलप हो जाता है ना। यहां पर इसी के कारण दोस्तों टिश्यूज में रेडनेस डेवलप हो रहा है और यही कारण है यहां पर हिस्टामिन रिलीज होता है ना। इन टिश्यूज में इसके कारण अफेक्टेड एरिया में बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है दोस्तों, है ना, बहुत ज्यादा पेन बढ़ता है। यही कारण है ऐसी कंडीशन में ब्लड से मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स वहां पर माइग्रेट करने शुरू कर देती है ना। जब उस एरिया में बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा प्रभावित एरिया की तरफ से, क्योंकि कैपिलरीज परमिबिलिटी बढ़ गई है, मैंने बताया ना कैपिलरी डायलेट हो जाएगी, तो यहाँ पर कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ गई है और इसीलिए ल्यूकोसाइड, मैक्रोफेजेस सब यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, इसीलिए ये कलर आपको देखने को मिल रहा है ना। याद रखना, ब्लड से वाटर टिश्यू की तरफ यहाँ पर सप्लाई होने लग जाता है ना। याद रखना, ब्लड से वाटर टिश्यू यानी यहाँ जो वाटर कनेक्शन हो रहा है उसकी तरफ सप्लाई होने लग जाता है, जो बहुत प्रभावित करता है दोस्तों। इसी के कारण वहां फ्लूइड जब कलेक्ट हो गया तो लोकल एडिमा डेवलप हो जाता है, ये लोकल एडिमा यहाँ पर डेवलप हो गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस के द्वारा जितने भी इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन के बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सेल्युलर डेब्रिस होता है, उनका इंगल्फिंग होता है, उनका डाइजेशन होता है और आपका ऑर्गेनो बूस्टर यही काम यहाँ पर प्रमोट कराता है, ठीक है। ये तेजी के साथ में यहाँ जो एडिमा डेवलप हुआ है उस एडिमा को दूर करने के लिए मैक्रोफेजेस के साथ में वहां पर बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल्स के डाइजेशन में इनको मदद करता है, मूवमेंट बढ़ाता है, सेल्युलर डेब्रिस का एंगल्फिंग कराता है और यही कारण से उनका डाइजेशन प्रमोट करता है, बहुत तेजी से हील हो जाता है। यही कारण है, सबसे बड़े उदाहरण आपको गैंग्रीनल फोर्ट या ऑर्गेनो बूस्टर में देखने को मिलता है। इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप फॉरेन मटेरियल का रिमूवल होने लग जाता है। ऐसे आप जब इन प्रोटोकॉल्स को देते हो तो ये करता क्या है, आपकी बॉडी में साइटोक्रोम एंजाइमेटिक जो सिस्टम होता है ये उसको एक्टिवेट करता है। अब वो एक्टिवेट होगा तो आपकी इम्यूनिटी पे असर आएगा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आप जब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करोगे, आप देखो फॉरेन मटेरियल का रिमूवल वहां से होने लग जाएगा, बहुत आसानी से फॉरेन मटेरियल रिमूव हो जाता है। यही कारण है इस प्रोसेस के दौरान वहां की ल्यूकोसाइट डेड हो जाती है दोस्तों, है ना। और यही कारण है जब वो ल्यूकोसाइट डेज होती है तो यहां पर पस सेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना। यही कारण है कि सबसे ज्यादा डैमेज इसी बात का होता है कि आपके डब्ल्यूबीसी को ताकत ही नहीं मिलती, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनो बूस्टर गैंग्रीनल फोर्ट है डब्ल्यूबीसी को बिल्कुल शेर बना देता है और यही कारण है वहां कम से कम पस का फॉर्मेशन होता है और जितना होता है उनको फटाफट बाहर निकाल दिया जाता है ना। इसलिए लास्ट में इस एरिया में टिश्यू की ग्रोथ होती है और वाउंड हीलिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपको यहां पर ईएच के बिहाफ पर समझने की जरूरत है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं जो यहां पर आपको नेक्रोसिस के बिहाफ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको कल का टॉपिक लूंगा, वो होगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस का, ठीक है। कल पहला टॉपिक हमारा जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस का होगा, क्योंकि जहां पर जो चीज आपको समझ में आ रही है वो यहां पर शुरू करना है, ठीक है। लेकिन मैं उसके पहले चाहूंगा कि कल आपको इन्फ्लामेशन बताऊं, ठीक है, ताकि हम हर प्रकार के इन्फ्लामेशन से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में डेवलप कर पाए, हम लोग हर चीज को ले पाए। आप देखिएगा बहुत तेजी के साथ आपका जो रूटीन है वो चेंज हो जाएगा, टेबल प्रैक्टिस का जो तय करने का तरीका चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं, ठीक है। बिकॉज यहां पर सेल एडॉप्टेशन होता है, आपको करते आना चाहिए कि मैं सेल को कैसे अडॉप्ट कर रहा हूं। आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिनके द्वारा सेल्स का अडॉप्टेशन होता है दोस्तों, यानी सेल में इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस होता है उसे आप सेल एडॉप्टेशन कह रहे हो। यही तो मैं आपको करने को कह रहा हूं कि आप उस सेल के लेवल पर क्या अडॉप्ट कराना चाहते हैं, अडॉप्ट करा दीजिए। मॉलिक्यूलर मोशन मैंने आपको बताया, है ना।
सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग हमेशा डिफरेंट प्रकार के फैक्टर्स में डिफरेंट होती है। यानी आप बहुत हेल्दी स्टेट में हो, आप कार्टून मूवी देख रहे हो, आप में डोपामिन बन रहा है, सीरोटोनिन बन रहा है, आप बहुत मस्त कंडीशन में हो, बहुत हंस रहे हो, आपकी प्रकृति बिल्कुल पॉजिटिव है, आप देखो आपके बॉडी में किसी प्रकार का एडॉप्टेशन नहीं होगा। लेकिन आपको टेंशन है, यार कल मुझे उसको इतना पैसा देना है, या मुझे इतना काम दिया है बॉस ने, मुझे इतना करना है, आपको घर में कि यार मेरे यहाँ इतना कार्यक्रम है और मुझे इतना काम करना है, आप टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, है ना, आप स्ट्रेस में आ गए, केमिकल एजेंट्स में चेंज हो गया, डिसीज और इन्वायरमेंटल हैजार्ड से आप अफेक्टेड हो गए दोस्तों, है ना, ये आपके लिए नुकसानदायक है ना। अभी तक जितने भी सेल सर्वाइव होते हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के खतरों से, है ना, वो एडॉप्टेशन के द्वारा अपना फंक्शन को कंटिन्यू करती रहती है, वो एडॉप्ट कर लेती है उस चीज को। मान लो ओल्ड एज में बचपन से जो कहते हैं ना, बचपन का खाया बुढ़ापे तक काम करता है, यदि बचपन में न्यूट्रिशन कम मिला उसको सेरेब्रल एट्रोफी बहुत जल्दी हो जाती है, अर्ली एज में हो जाती है ना। ये क्या हुआ, है ना, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको सेरेब्रल एट्रोफी भी समझ में आएगा, ऑर्गन का हाइपरट्रॉफी भी समझ में आएगा, कौन सा फिजियोलॉजिकल है, कौन सा पैथोलॉजिकल है, कौन सा एनाटॉमिकल है दोस्तों, वो सब समझ में आएगा, है ना। याद रखना है दोस्तों, जब केवल एक्सट्रीम कंडीशन के दौरान, यानी आपके बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, तो आपकी बॉडी कई बार ऐसा होता है सेल सर्वाइव हो जाती है, यानी एडॉप्टेशन के द्वारा अपने फंक्शन को कंटिन्यू करती रहती है, वो अडॉप्ट कर लेती है, हाँ ठीक है यार मैं करती हूँ, तो अगर उसको नेगेटिव आ रहा है तो एट्रोफिड हो जाती है, पॉजिटिव आ रहा है तो हाइपरट्रॉफिड हो जाती है। लेकिन केवल एक्सट्रीम कंडीशन के दौरान सेल जितने भी आपके हानिकारक या खतरनाक जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे सामना करने के लेवल पर फेल हो जाती है, नहीं कर पाती है दोस्तों, और इसी के परिणाम स्वरूप सेल का डिस्ट्रक्शन होकर उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए हम D7 D8 D9 का प्रयोग यहां पर करते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिनको समझने की जरूरत है, जिसके माध्यम से सेल्यूलर एडॉप्टेशन होता है दोस्तों, है ना। एट्रोफी देख लो आप, हाइपरट्रॉफी देख लो आप, हाइपरप्लेशिया देख लो आप, डिस्प्लेशिया देख लो आप, मेटाप्लेशिया देख लो आप, या नियोप्लाज्म कैंसर के लेवल को देख लो, है ना। ये सारी चीजें आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं कल, है ना। याद रखना, एट्रोफी क्या होता है, सेल की साइज में कमी आना, डिक्रीज होना एट्रोफी कहलाता है। बड़ी मात्रा में सेल के एट्रोफी होने के परिणाम स्वरूप आप देख लो बॉडी के किसी भी पार्ट में, आप समझ जाओगे बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में उससे संबंधित रिलेटेड जितने भी टिश्यूज का वास्टिंग हो जाएगा, उस साइज का डिक्रीज होना हो जाएगा। सेरिब्रल एट्रोफी आपने नहीं देखा क्या, सबसे कॉमन है ना। आपको ये देखना है कि यार एट्रोफी हो रहा है, भाई कहते हैं ऑर्गन की एट्रोफी हो गई, क्यों हुई भाई। एट्रोफी होने का एक या एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं आ रहा, यानी आप खा ही नहीं रहे हो न्यूट्रिशन। मैंने कहा ना बचपन का खाया बुढ़ापे तक काम आता है, आप जब न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हो तो ही एट्रोफिड होगा। आपको यदि न्यूट्रिशन खा रहे हो लेकिन ब्लड सप्लाई वहां पर नहीं है प्रॉपर, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई के वजह से आपको वो ऑर्गन डेवलप नहीं कर पा रहा, या आपने जितना खा रहे हो उससे ज्यादा वर्कलोड है, उससे ज्यादा एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हो, यानी वर्कलोड ज्यादा है लेकिन एक्सरसाइज की कमी है। खा रहे हो, बैठ रहे हो, वहीं सो रहे हो। आप जितने आपके बॉडी को इलास्टिक बनाओगे, जितने आपके बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान जो इलास्टिसिटी आर्टरीज वॉल में होती है वो आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति भरपूर करती है, वो नहीं हो रही। नर्व या हार्मोन के कंट्रोल का लॉस होना, याद रखना इस बात को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज एक साथ बता रहा हूं। नर्व या हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल का लॉस हो जाना, या तो कोई नर्वाइन प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्मोन्स आपके बॉडी में नहीं बन रहे, उसके कारण वो जो लॉस है वो हो गया आपको, उसी कारण नहीं हो रहा। किसी भी लेवल पर टिश्यूज या ऑर्गन की इंट्रिंसिक डिसीज होना, यानी इंटरनल वातावरण से आपकी बॉडी मैच नहीं कर रही, आपको कहा भाई एसिडिटी हो रही है, आप मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप दबा के खा रहे हो, है ना, ये गलत है दोस्तों, है ना। टिश्यूज और ऑर्गन की इंटेंसिक डिसीज यहां पर डेवलप हो रही है दोस्तों। याद रखना, टिश्यूज या ऑर्गन की इंटेंसिक डिसीज जब किसी को डेवलप होती है, ये कॉम्प्लिकेशन वहां पर आसानी के साथ आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए एट्रोफी दो प्रकार की होती है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, फिजिकल एट्रोफी एंड पैथोलॉजिकल एट्रोफी, है ना। जब बचपन में जब डेवलपमेंट होना था, उस डेवलपमेंट के दौरान ना न्यूट्रिशन मिला, ना आपने कभी ध्यान दिया, आपको फिजिकल एट्रोफी डेवलप हो गई, है ना। आगे जाकर किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एनाटॉमिकली डिस्ट्रक्शन हुआ, फिजियोलॉजी एनाटॉमी डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए वो पैथोलॉजी के रूप में आपके सामने आ गए। एग्जाम्पल के लिए फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का सिंपल सा उदाहरण है चाइल्डहुड में थाइमस की जो थाइमस ग्लैंड होती है उसकी एट्रोफी हो जाना,
और एडोलसेंस में टॉन्सिल्स का एट्रोफी हो जाना, जैसे यंग स्टेज में आता है, आपकी इम्यूनिटी हो गई है, टॉन्सिल्स का एट्रोफी हो गया। जब पैथोलॉजिकल एट्रोफी देखोगे, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, सेक्स ऑर्गन और ब्रेन में सबसे कॉमन रूप से आपको एट्रोफी पाई जाएगी, वो पैथोलॉजिकल एट्रोफी है ना। याद रखना, स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल्स की एट्रोफी होना, सेक्स ऑर्गन की एट्रोफी होना, ब्रेन में एट्रोफी होना, ये सारी के सारी पैथोलॉजिकल एट्रोफी है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखते हैं, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे और इन्फ्लामेशन का पूरा चैप्टर आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी केएसटी सर, डॉक्टर केएसटी सर। सर गुड मॉर्निंग सर जी। सर एक फीडबैक भी देना है और एक मेरा क्वेश्चन भी था आज। एक पेशेंट आया था मेरे पास में अभी 1-1.5 महीने पहले, तो उनको पाइल्स भी था और रिंगवर्म भी बना हुआ था। तो सर मैंने उसमें H2C10 A3L1 F1 और WE का मैंने 5th डाइल्यूशन बनाया था और साथ में गैंग्रीनॉल फोर्ट को 5th डाइल्यूशन में दिया सर, डीजल में दे दिया था जबकि मैंने। और ऑइंटमेंट जो बनाया था अपना स्किन वाला लोशन वो दे दिया था सर। 1 महीने में ही उसका रिंगवर्म भी खत्म हो गया और साथ में पाइल्स भी खत्म हो गया सर इसी से। बहुत बढ़िया। और मेरा एक और क्वेश्चन था सर, अभी एक पेशेंट आया हुआ है मेरे पास में, पीसीओडी का केस है, तो उसको 6 महीने या 5 महीने बाद में ब्लडिंग स्टार्ट होती है, तो बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है उसकी। तो अभी साइंस से बंद नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उसको दिया था C1A1B का 1000 दिया, पर उससे रिजल्ट नहीं आया। तो अभी मैं ये सोच रहा था सर, जो आपने प्रोटोकॉल बताया था S6C6C1A1B साथ में क्लॉटेड भी आपने सर, तो थोड़ा आप गलत हो, बी को 1000 नहीं करो, S1C1A1 को 1000 करो और बी को पॉजिटिव करो आप। ठीक है, या तो ये 1000 अलग से दो, बी को उसमें पॉजिटिव मिला कर दो और साथ में A2L1B को दो आप। ठीक है, A2L1B को D6 में साथ में चलाओ। ठीक है, आप एक साइड में आर्टरी पे काम कर रहे हो, वीनस लेवल पर काम नहीं कर रहे हो आप। वीनस और आर्टरी हमेशा ब्लीडिंग वीनस लेवल से होती है। ठीक है, यहाँ पर वीनस लेवल पर ब्लीडिंग हो रही है। आप A1C1 को लेकर जाओगे तो ये नर्वाइन काम करता है ब्लीडिंग पे, लेकिन यहाँ पर तो वीनस ब्लीडिंग हो रही है। आपको A2L1B D6 में और S1C1A1 1000 प्लस B, वहां पर B आपको D2 या D3 में मिलाना पड़ेगा। ठीक है जी जी सर। ये इसका सर 1 में 3 ही डोज देना है पर सर? ना, इसको 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दो, जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो। जैसे ही ब्लीडिंग बंद हो जाए एक बार कर दो, कुछ दिनों बाद 4 बार, मतलब 4 दिन में एक बार, कुछ दिनों बाद 7 दिन में एक बार। इस प्रकार से डोज को नेगेटिव करते चले जाओ, है ना। वो आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसके बाद में रिवर्स अगली बार आए तो 200 देना। ऐसे करके 3 महीने तक लगातार दो, उसके बाद में बंद कर देना, जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। दीपा मित्तल मैम, डॉक्टर दीपा मित्तल मैम। दीपा मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जो आपने बिल्कुल सही कहा था कि जो लुकीमिया है वो कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे जो पेशेंट है उसका सीबीसी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी निमोनिया हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम अभी भी इफेक्टिव है उस चीज से। तो ये बचा रहेगा ऐसे ना। आप उसको मल्टीविटामिन और 2 चालू कर दो और इम्यूनिटी ग्लोबल्स देना चालू करो आप, है ना। इम्यूनिटी ग्लोबल्स में केवल जनरल टॉनिक में वेन-1 मिला लो D4 में, वो चला दो आप उसको। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है जी। जगजीत सर, जगजीत सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जगजीत सर। सर जी, मेरे पास लुकीमिया का पेशेंट था, उसको प्लेटलेट सेल भी बहुत कम थे और टीएलसी भी कम था, निमोनिया भी हो गया था, वो सभी कवर कर गया था। मैं सारा कुछ ठीक कर लिया था। बाद में उसको थोड़ा सा वॉमिटिंग आया, उसके बाद उसको जो प्लेटलेट सेल थे वो डाउन होने शुरू हो गए और जो WBC था वो बढ़ने लग गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था जी।
जी उसका पोटासियम लेवल भी लो आ गया था, उसी के कारण उसका डेथ हो गया था। जो बिल्कुल सही। हाँ, मैं जो वो समझना चाहता हूँ कि जो WBC कैसे बढ़ गया इतना ज्यादा, जो कवर नहीं हुआ था जी। सर इन्फ्लामेशन प्रोसेस बहुत हाई हो गई उसकी बॉडी में, ठीक है। हाँ जी सर। इन्फ्लामेशन यानी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो कंडीशंस थी ना, बहुत हाँ वर्ष हो गई बॉस उसकी। आपको यहाँ पर क्या करना था, जो पर्टिकुलर जैसे मैंने अभी बताया ना, L2 सिंथेसिस WRG, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी ये जो है ना L2 सिंथेसिस WRG, ये इस वातावरण में जो ESR के कारण जो डैमेज होता है ना, यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी हाँ जी। आरबीसी का लेवल कम हो गया है ना, तो वहां पर यहाँ आप यू प्रोटोकॉल ऐसा चलाइए जिसमें न केवल न्यूट्रिशन हो और साथ में साइमल्टेनियसली नर्वाइन भी कंट्रोल करो। आप वही चीज एक इधर आपको पॉजिटिव में करना है, एक उधर नेगेटिव में करना है, दोनों साथ में करते तो बहुत इजीली कवर होता है उसको। कोई बात नहीं, मैं आपसे ठीक। डिस्कस करूंगा 3 चीजों के उसमें। अभी ल्यूकेमिया में मैं जब बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाइएगा, 3 चीजें बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। मेरे पास ठीक। एक दिल्ली का पेशेंट है, डॉक्टर अंजलि जैन, करीब हाँ जी। 27 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा हूं और जबरदस्ती ट्रीटमेंट मुझसे ले रही है। मैंने तो बंद कर दिया, उनकी सब प्रोसेस नॉर्मल होगी, लेकिन उनको बार बार डर लगता है, मेरा WBC बार बार बढ़ता है, मुझे दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। अभी उनको डायबिटीज हो गया है ना, तो हाँ डायबिटीज का जी। मैंने केवल रिस्ट्रिक्शन कराया और मेडिसिन साथ में चलाया, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। डायबिटीज अब उसके 140 से ऊपर नहीं जा रही। वही D10 से शुरू किया मैंने डायबिटिक ड्रॉप, सिंगल मेडिसिन। उसके बाद हाँ जी। उनको थोड़ा सा डाइजेशन का इश्यू आ रहा था, तो मैंने मेटाबॉलिक और डायगो केयर और स्लास चलाया। उससे 15 दिन में उनको रिकवरी हो गई। उनका जो डायबिटीज 142 लास्ट टाइम जब कराया था 142 है, और अभी जितनी भी बार करा रहे हैं 130 140 130 140, इससे ऊपर नहीं आ रहा। करीब 7-8 महीने हो गए, आज बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सब कर सकते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी जगजीत सर। फिरदौस आलम जी, डॉक्टर फिरदौस आलम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक तो मेरे के लिए बहुत जबरदस्त था सर, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बोन नेक्रोसिस और प्लस गैंग्रीन का ज्यादा आता है। तो जी सेम जो केसेस बताया, जो फिगर जो था डिस्प्ले पे, सेम केसेस परसों आया था मेरे पास। कल तो जी मतलब उसको मैं ट्रीट करा, देखे कि 30% रिकवर हुआ सर। जो ब्लैक बिल्कुल था, अब वो रेडनेस में कन्वर्ट हो रहा है सर। वो जिसको मैं दिया था GT4 सेकंड डायल्यूशन, ORG-C3 सेकंड डायल्यूशन, S1C1A1F1L1BE, ये भी सेकंड से दिया था। एनाल्जेसिक का 30 दिया था, S5 का 1000 दिया, F1 का 1000 दिया, बेनवन का 1000 दिया था। इतना में ही उसको कवर होने लगा सर। बिल्कुल होगा सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब चीज आप परफेक्टली ऑल राइट करेंगे सर, और दिक्कत सर ही नहीं एक आएगी। और मतलब कहीं फीडबैक आया है, एक लेडीज है 26 ईयर्स था, उन्होंने जी टेपेंडाडोल करके एक टैबलेट आता है, वो जो हम्म हाई पेन किलर के रूप में आता है वो। तो हम्म उनकी एक आदत थी कि मतलब उन्होंने इंजेक्शन के जैसा उसको पाउडर बना करके डिस्टिल वाटर में डाल करके उन्हें इंजेक्टेबल कर लेती थी वो। जी और जब तक इंजेक्टेबल नहीं करती थी, जब तक उनका बॉडी एक्टिव नहीं होता था वो। तो उसको मेरे पास पूरे यानी पैर में, थाई से लेकर के लेग तक, कम से कम एक एक पैर में 200 हॉल है, 200 हॉल। मुझे इतना हम्म जबरदस्त था वो। तो मेरे पास आया डॉक्टर साहब, ऐसी ऐसी पूरा बॉडी इन्फ्लामेशन था, एडिमा के टाइप पे था। तो मैं उसको नशा मुक्त का ड्रॉप दिया, और S11 का 1000, F1 का 1000, डाइगोकेयर, मेटाबॉलिक, मल्टीविटामिन 1, मल्टीविटामिन 2। अभी उनका 9वां दिन चल रहा है, अभी 9 दिन में एक बार भी उन्होंने मेडिसिन नहीं लिया है, और जख्म का जबरदस्त रिजल्ट मिला है सर मेरे पास। बहुत बढ़िया सर, यही तो चीज है, आप लोग सही पकड़ रहे हो तो रिजल्ट भी सही पकड़ेंगे आपको। बहुत बढ़िया बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बहुत बढ़िया। अपना क्लिनिक का छोटा सेटअप डाला था सर, कैसा देखा? हाँ बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, बढ़ते जी जाएगा सर। अभी तो छोटा है, 1 साल और वेट करो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी तो सर। अभी तो नए साल में कल मुझे गुड न्यूज मिली है कि जी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रोमैथ को मान्यता देने की कगार पे खड़ी है। बहुत चलिए, जल्दी हो सकता है बहुत कि अच्छी बात। जनवरी 11 तारीख या उसके आसपास कहीं ना कहीं ईएच का लेवल मेंटेन हो जाए। बड़ी चलिए, खुशी की बात है सर। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस आपको सर, क्योंकि आप मध्य जी प्रदेश से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले आपको फायदा होगा तो हम लोग को भी फायदा होगा, क्योंकि वहां बिल्कुल जब एंट्री हो जाएगा तो हम लोग बहुत से काम को वहां से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, हर हर स्टेट में काम चल रहा है, लेकिन हाँ हाँ। धीरे धीरे होगा सर, एकदम से नहीं होता। धीरे धीरे 100% होगा, ये मुझे लगता है। थोड़ा डॉक्टर में कमी है सर, एक नहीं हो रहा है, इसीलिए अब एक अगर सर हो जाए
देखो ग्रुप के सर, हिसाब से। जी सर। डॉक्टरों में तो कमी है ही है, जी सबसे बड़ी कमी है इलेक्ट्रोमैथ फैमिली में, एक दूसरे वही की वही टांगे वही वही खींचना, एक बिल्कुल दूसरे की बिल्कुल। बुराई करना, इससे ले लिया इसको लात मारो, दूसरे से ले लिया दूसरे को लात मारो, तीसरे को ले लिया लात मारो, उसकी बुराई उसके सामने, ये को गर्त में ले जाने का सबसे बड़ा साइंस है सर। देखिए कभी भी सर, मैं कम से पॉजिटिव कम मैं 5 लेक्चरर का सुनता हूँ सर, ठीक है। जी लेकिन जी सुनना गलत नहीं है, मेरे पास कम से कम हाँ 50 बुक है, सबको पढ़ा मैं। बिल्कुल सब लेकिन जिसको मैं उस्ताद मान लिया उसका ही उस्ताद मानता हूं मैं। सब लेना गलत चीजें नहीं क्या है। होता है, हर आदमी का थ्योरी अलग होता है सर। बिल्कुल आप बिल्कुल उस बिल्कुल थ्योरी सर। के बेस पर चलो, आपको कभी भी फेलियर नहीं आएगा। ठीक है मैं पूरी मेडिसिन एक ही तरह से बनाया, जो आपका दिया हुआ है पूरा पूरा जी मेडिसिन मेरे पास यही है। बाकी जो है सो अल्टरनेट में कुछ भी बना के देना वो अलग बात है वो। जी लेकिन नॉलेज को अपने पास रखना, इधर का स्क्रिप्ट रखना, ताकि आपको मालूम हो, तब के आगे का वैल्यू मालूम होना चाहिए। नहीं तो ऐसे इधर से उधर कर दिया, क्या मालूम है। जब हमारे बारे में ऑर्गेनो बुस्टर के मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कोई, तो उसको हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बिल्कुल कर सकते ना। तो मैं बोलता हूँ कि सर नहीं, मेरा फैमिली। अब सर, मैं कम से कम 5 डॉक्टर को इसमें जुड़ाया हूं मैं, ईएच फैमिली में, ठीक है। जी मैं एक जी ही बात बोल के, भाई मैं तो बता दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको डीप मालूम नहीं होता, तो फिर उसको मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा जो मैं बताते रहूंगा आपको। इसीलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए, अगर जो उसके बाद कोऑपरेट होगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरा नाम नहीं। और वो करा भी, और आज कोऑपरेट भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पूरा। सर, जितना टाइम मिलेगा उतना हो पाएगा, ज्यादा बिल्कुल तो सर। कोई किसी को नहीं कर पाता है ना। चलिए कोई बिल्कुल सर। बात नहीं जी। थैंक यू सर। जी एस के छेतु जी, डॉक्टर एस के छेतु, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आज आप नेक्रोसिस पढ़ाया आखिरी में, तो इससे पहले भी एक दिन नेक्रोसिस पढ़ाया था। तो सर इसमें आज मेडिसिन बताया S1A1RE, इसको सर D5 में देना है, D4 में देना है? सर मैंने क्लियर कहा पॉजिटिव देना है। D4 में मतलब। हाँ तो सर ये सर, अगर सर आप बोर्ड में लिख देते ना सर, तो बहुत अच्छा होता सर, था अभी सर। नेक्रोसिस मैंने नहीं पढ़ाया है, नेक्रोसिस नेक्रोसिस पढ़ाया ना फिजियोलॉजी पढ़ाया है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ाई है। वो, तो आप नेक्रोसिस बोले थे आप अभी। सर और सर डिसीज एक नहीं पढ़ाया है, ये फिजियोलॉजी चल रहा है, चैप्टर सेल का वो पढ़ाया है कि कैसे नेक्रोसिस होता है। जब नेक्रोसिस पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर होगा ना। अभी तो नेक्रोसिस का इंट्रोडक्शन ही दिया है मैंने, डिसीज थोड़ी पढ़ाई है अभी। सर ये सब अभी तो हम वेट लोग करो खाते में सर, लिख लेते हैं ना सर, अभी इसलिए। वेट करो सर, वेट करो आप अभी, है ना। सर एक आप बोला था एक दिन, हर प्रेगनेंसी टाइम में L2, C11, S5, C3, RE ये दिया जाएगा सर? बिल्कुल। तो सर S5, C3, RE, L2, C11 तो पिल में देना है, और ये सर कौन डाइल्यूशन में देना है? सबको D4 में देना है। S5, C3, RE ये भी D4 में सर आप, देना है? आपने C1 का लेक्चर सुना है? C1 का? C1 का लेक्चर सुनिए आप जाके, ठीक है C1 का सर। लेक्चर सुनिए आप, सब मैंने बताया है, क्लियर है ना। C1 सर इस बार हुआ है, नहीं हुआ है? आपने फर्स्ट पार्ट ज्वाइन करा होता तो सब आपको पता होता। ठीक।